नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव। सेंसेक्स 540, निफ्टी 150 पॉइंट टूटा। आईटी मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। रियल्टी, सरकारी बैंक, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने एसआईटी को जांच सौंपने से किया इनकार। सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा। वाइब्रेंट गुजरात समिट को एडवांस में बम्पर रिस्पांस। एक दिन में मिले 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। एनटीपीसी करेगी 1.5 लाख करोड़ का निवेश। आरसेलर मित्तल लगाएगी 1 लाख करोड़। पेट्रोल डीजल कीमतों में कटौती पर कोई विचार नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, रेड सी में दिक्कत की वजह से बढ़ी चुनौतियां। चुनाव से पहले सीएए को लागू कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक फरवरी तक हो सकती है नोटिफिकेशन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासी संग्राम। कांग्रेस बोली, बीजेपी ने कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया। गिरिराज सिंह की युवाओं से अपील, बोले औरंगजेब जैसे लोगों को देखें तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब दें। ईडी के सामने पेश होने से तीसरी बार केजरीवाल का इनकार। समन पर उठाए सवाल। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन के सहयोगियों समेत 3 राज्यों में ईडी के छापे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ की सौगात। कहा, नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है लक्ष्य। पिछली सरकारों ने की बॉर्डर और समुद्र की उपेक्षा। सबसे पहले एक खबर एक्सक्लूसिव बजट से। बजट से पहले हम आपको लगातार बता रहे हैं बजट की बड़ी बड़ी खबरें। तो आज बात करेंगे परिवहन मंत्रालय की। हमारे साथ है रोहन सिंह। बताएं रोहन, परिवहन मंत्रालय की ओर से क्या डिमांड रखी गई है और डेवलपमेंट की दशा दिशा क्या होगी? जी, जो प्री बजट कंसल्टेशन है उसमें परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो मांग की गई है वो पिछले बजट के मुकाबले करीब 20 से 25% ज्यादा आवंटन की मांग की गई है। पिछले बजट में 2,60,000 करोड़ जो है सड़क परिवहन मंत्रालय को दिया गया था। इस बार जो टोटल मांग है वो 3,20,000 करोड़ के लगभग है। अभी तक हम बता दें कि पिछला जो आवंटन हुआ था उसका लगभग 90% तक जो है मंत्रालय खर्च कर चुकी है और जो बाकी है आने वाले महीनों में से खर्च करने की योजना है। जो मेजर जो कारण रहा गया है, सबसे बड़ा कारण मांगा है जो एनएचएआई की मार्केट बोरोइंग है उसको कम करने के लिए, जो कर्ज है उसका जो बोझ है वो कम करने के लिए सरकार चाहती है कि पूरी तरह से सरकार की तरफ से फंडिंग हो और इसलिए ये एक बड़ा जो हिस्सा है वो एनएचएआई की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ जो भारत माला प्रोजेक्ट है उसका फेज 1 का रिवीजन हो रहा था, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स में जोड़ रहे थे, तो उसको भी मंजूरी मिल सकती है इस बजट में। इसके अलावा कई सारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या हाईवे की भी घोषणा की जा सकती है। तो ये जो मेजर आवंटन है ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाएगा और उम्मीद है कि पिछले बजट की तरह ही इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलने जा रहा है इस बजट में। शुक्रिया रोहन। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के फिलहाल कोई आसार नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी तेल कंपनियों से किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। हरदीप सिंह पुरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पूरी दुनिया में जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, भारत में दाम कम हुए हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की बात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि रेड सी में दिक्कत की वजह से चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ी हैं। ऐसे में भारत ने बैलेंस बना कर रखा है। क्राइसिस के समय में अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ही लक्ष्य है। खुदा ना करे, if there is a further challenge or there is a disruption, do you see the kind of impact that can be caused? Now, we are navigating this very carefully. हमारी एक तो हमने अपने जो sources of supply हैं वो diversify कर ले हैं। दूसरे कई जो suppliers हैं उन्होंने अपने routes change कर लिए हैं। But in this kind of a situation, our primary responsibility and that of all the other operators in the ecosystem is to ensure that there is availability, and that availability does not come at a slightly at an enhanced price. We led a very stable, positive, forward looking and a situation where everything is available and at affordable. I said ki this is the only country in the world where prices have come down. Now if you're wishful thinking aage aayenge, pray to God that there's no turbulence, things are normal.
नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर सकती है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी या फरवरी में सीएए के नियम लागू होने की संभावना है। सीएए को लागू करने में 4 साल की देरी पहले ही हो चुकी है। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच करके नागरिकता जारी कर देगा। सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। अयोध्या में भगवान राम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को लेकर सियासी पारा गर्म है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को राम मंदिर ट्रस्ट के कामेश्वर चौपाल ने चिट्ठी लिखी और निमंत्रण पत्र देने के लिए समय मांगा है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता नहीं मिलने पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपना कार्यक्रम बना लिया है। वो राजनीतिक उद्देश्य कर रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम में है। हमें कब जाना है दर्शन करने, किस किस को जाना है, ये हम समय आने पर तय करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से राम मंदिर पर लगातार विवादास्पद बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि पहली बात तो हमें निमंत्रण मिला नहीं और मिलेगा भी तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहाँ पर हम पहले से कहते हैं रहे हैं कि वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं कि और हम वहाँ पर हमारे जाने का मतलब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मस्जिद की हिफाजत वाले बयान पर अब भी विवाद जारी है। बीजेपी ने ओवैसी के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ओवैसी को जवाब देते हुए युवाओं से अपील की है कि वो औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों को देखें तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब दें। 47 में देश को टुकड़े में बांट दिया जिन्ना ने। मेरे पूर्वजों से थोड़ी गलती हो गई कि सारे जिन्ना के सोच वाले को अगर भेज दिया गया होता तो आज कोई भड़काने वाला नहीं होता। मैं युवाओं से कहता हूं कि 22 तारीख को याद रखो, 5-5 दीपक अपने घर पे जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई औरंगजेब की नजर इधर ना पड़े, बुरी नजर न बाबर और गजनी का ना पड़े। अगर पड़े तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब देना। राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को लेकर सियासी संग्राम क्यों? कुछ नेता विवादित बयान दे रहे हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर क्यों मचा है ये घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ये लगातार तीसरा मौका है जब केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया है। केजरीवाल को पहला नोटिस नवंबर में भेजा गया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। दिसंबर में दूसरा नोटिस भेजा गया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने के बजाय पंजाब में विपश्यना करने चले गए। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने पर ही सवाल उठा दिए हैं। जो समन ईडी भेज रही है वो 100% गैर कानूनी है, क्योंकि आज तक ईडी इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है कि किस कैपेसिटी में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। क्या विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, क्या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हैं। दूसरी बात, जो इस समन का टाइमिंग है जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले,
ये साफ दिखाता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव ना लड़ सके, भारतीय जनता पार्टी को ना चैलेंज कर सके, उसकी एक साजिश है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईडी के सामने पेश नहीं होने पर केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक साथ 3 राज्यों में ईडी ने रेड की है। झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही। छापेमारी का सिलसिला सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों तक पहुंचा। सोरेन के मीडिया सलाहकार से लेकर एक पूर्व विधायक और डीएसपी के घर पर भी रेड हुई। इसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर और कारोबारी के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई। इन छापों के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर है कि गठबंधन के विधायकों की बैठक में क्या होगा। कहा जा रहा है कि बैठक में सीएम सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया है। महुआ मोइत्रा को कदाचार और लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करने के आरोप में लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे गैरकानूनी बताया और लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगी। कोर्ट ने आज लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है, लेकिन कोर्ट ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त देने से मना कर दिया है। इधर अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच सौंपने से मना कर दिया है। सेबी ने कहा कि 3 महीने के अंदर वो अपनी जांच पूरी करे और फैसले की डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, डिटेल्स क्या है? जी सही कहा आपने, फैसला आ गया। पिछले साल से ये फैसला पेंडिंग था और अब वो आ चुका है। 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में शेयरों में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और कहा गया कि इस पूरे मामले के SIT बना करके जाँच होनी चाहिए। सेबी इस मामले की जाँच करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को इसके ऑर्डर दिए थे कि सेबी इसकी जांच करेगी और एक कमेटी बना दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। कमेटी ने 2 मई को अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी ने कहा कि हमारे को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद सेबी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने में थोड़ी सी देरी की, लेकिन नवंबर एंड आते आते सेबी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और कहा कि 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी मामलों में हम टाइम एक्सटेंशन नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना आदेश रिजर्व कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। 2 से 3 बातें हैं इसके ऑर्डर के अंदर जो कि जानने लायक है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो OCCRP की रिपोर्ट्स है या उनकी न्यूज़ पब्लिकेशंस है, उनको सच नहीं माना जा सकता। हमें सेबी की जांच के ऊपर संदेह करने का कोई भी ठोस कारण हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि सेबी ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करे। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को इन्वेस्टिगेशन देने सौंपने से इनकार कर दिया और सेबी से कहा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें। जो कमेटी के मेंबर थे उसके सदस्यों को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें नहीं लगता कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी बात खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शॉर्ट सेलिंग की वजह से कई निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। सेबी की ये ड्यूटी बनती है कि पता करें कौन कौन से शॉर्ट सेलर्स इसके पीछे थे और उस पूरे मामले की जांच करें। अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर के जो आज का आदेश है उससे अदानी ग्रुप को एक बड़ी राहत मिली है। खासतौर पर कि पिछले 1 साल से अनसर्टेनिटी चल रही थी कि क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, तो वो अनसर्टेनिटी भी अब खत्म इस ग्रुप से हो गई। इधर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
अदानी ने सत्यमेव जयते के संदेश के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर साथ देने वालों का आभार जताया है और कहा है कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में विनम्रता के साथ योगदान करते रहेंगे। अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज भी खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से लगातार तीसरे दिन बाजार में दबाव देखने को मिला और इसी के साथ गिरावट पर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 536 अंक गिरकर 71,357 पर बंद हुआ। निफ्टी 148 अंक गिरकर 21,517 पर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा तेजी आज एनर्जी इंफ्रा इंडेक्स में रही। आईटी मेटल शेयरों में बिकवाली रही और मार्केट का बाकी हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, हाईलाइट्स। देखिए, आज भारतीय बाजारों में क्योंकि एक्सपायरी का दिन था आज बैंक निफ्टी की, तो शुरुआती कारोबार में फ्लैट था, लेकिन धीरे धीरे बाजार में बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी और लास्ट आवर में इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट बिकवाली थी। हालांकि निफ्टी बैंक स्लाइटली आउट परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे उतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं थी और मिड कैप स्मॉल कैप तो हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। वहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एडवांसेस बेहतर थे डिक्लाइन के सामने। आज खरीदारी थी फार्मा में, खरीदारी थी एफएमसीजी स्पेस में, पीएसयू शेयरों में खरीदारी थी। सेलेक्टिव केमिकल आज भले ही थोड़ा सा बैकफुट पर थे, लेकिन अदरवाइज जो मार्केट का ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट था वो बेटर साइड पर था। हैवी वेट रिलायंस जैसे शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचे एडजस्टेड भाव के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो। और आईटीसी से स्टॉक में तेजी थी। बजाज ऑटो एक अच्छी तेजी में रहा, 7,000 के पार हुआ, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंची। सो इस तरह के एक अच्छे मोमेंटम न्यूज़ फ्लोज के रहे और अगर आप पूरा इंडेक्स भी देखेंगे तो अदानी समूह का भी काफ़ी हद तक योगदान आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी। और ये बताइए सुमित, क्या सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ रहा? तो आज क्योंकि न्यूज़ फ्लो ड्रिवन डे था तो बजाज ऑटो सबसे ऊपर आता है इंडेक्स के टॉप गेनर्स में। अदानी समूह दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि आज यहीं पे ही दोनों में खबरें थी और दोनों में खबरों का इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेज, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े, जहाँ पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा था। गिरने वाले शेयरों में आज जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर अदर पूरा मेटल स्पेस था जो कि आज प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक दबाव था। मिड कैप में सन फार्मा, एडवांस, शोभा, एनबीसीसी यहाँ पर खरीदारी थी और प्रेशर था एनएलसी इंडिया, वेल्सपन कॉर्प जैसे शेयरों में, जहाँ पर कुछ हद तक मिड कैप में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज ओवरऑल जो सेशन अच्छा था वो था अदानी समूह के लिए, तो वहाँ पर पूरे ग्रुप में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। चाहे आप अदानी एनर्जी को देखें जहाँ पे करीब 11% का मूव था, अदानी ग्रीन करीब 6% ऊपर, अदानी पावर करीब 5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 2.5% ऊपर, अदानी एनर्जी सोल्यूशन करीब 12% ऊपर। तो पूरे ग्रुप में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और निफ्टी 22,000 का स्तर छू सकता है, ऐसा मानना है जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड रिसर्च राहुल शर्मा का। उन्होंने आगे कहा कि 3-4 महीनों की रैली के बाद इस महीने बाजार में हल्का उतार चढ़ाव रह सकता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन रैली हमने देखी है पिछले 3-4 महीनों में और अब मुझे लगता है कि जनवरी में थोड़ी सी यहाँ पर वोलेटिलिटी, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों हो सकता है। मेरा ये मानना है कि एक सकर्स रैली जो एक तरह से जिसको बोलते हैं कि भाई एक फाइनल लेग ऑफ द रैली देखने को मिल सकती है आने वाले 4-5 सेशन में। हो सकता है 22,000 का लेवल निफ्टी टेस्ट करे। तो अगर एकदम शॉर्ट टर्म व्यू ले तो मेरे हिसाब से 21,500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। 22,000 तक की पॉसिबिलिटी है। पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का कहना है कि आने वाले समय में रेजिडेंशियल हाउसिंग स्पेस में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। उनके मुताबिक फार्मा, जेनरिक और एग्रोकेम स्पेस में भी अच्छा मुनाफा बन सकता है। लोगों को ये लग रहा था कि मिलेनियल्स जो हैं वो शायद घर ना खरीदना चाहें, वो रेंट पे लेना चाहें, पर अब वो डेटा कंप्लीटली उसके ऑपोजिट है और जो मिलेनियल्स हैं वो इस समय सबसे बड़े बायर्स हैं रेजिडेंशियल हाउसिंग के, कमर्शियल हाउसिंग के। तो ये जो रेजिडेंशियल हाउसिंग का जो बिजनेस है ये बढ़ेगा। फार्मा जो जेनरिक है और एग्रोकेम है उसमें अपॉर्चुनिटीज क्लियरली विजिबल है, क्योंकि जो चाइना से जो प्राइस डिसाइड करता था, चाइनीज कंपनीज का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ग्लोबल लेवल पे वो इन कमोडिटीज के प्राइसेस डिसाइड करते थे, पर अब वो प्रेशर काफी कम हो गया इन दो स्पेसेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप को 1156 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, साइकिल, किसान कार्ड और आयुष्मान कार्ड बांटे। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी से दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। लक्षद्वीप में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य
देश के आम नागरिक का जीवन स्तर बेहतर करना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रहीं, उन्होंने राजनीतिक दल के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन बॉर्डर और समुद्र पर नहीं। तमिलनाडु और लक्षद्वीप के बाद प्रधानमंत्री केरल दौरे पर पहुंचे। त्रिशूर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने स्त्री शक्ति कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मोदी ने 2 लाख महिलाओं से ज़्यादा महिलाओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। अब देश में 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? मोदी युडे गारंटी। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले ही गुजरात में निवेश प्रस्तावों की झड़ी लग गई है। आज एक दिन में बड़ी छोटी कंपनियों को मिलाकर कुल 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। डिटेल लेते हैं केतन जोशी से। बताइए केतन जी, कौन कौन सी कंपनियां हैं और किन किन सेक्टर्स में निवेश होगा? देखिए, खासकर ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर में सबसे अधिक निवेश आया है और अच्छी और बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में 7 लाख करोड़ से अधिक का निवेश है वो एमओयू साइन हुआ है, जो वाइब्रेंट समिट के बाद अगले 4 साल में गुजरात में वो निवेश हो पाएगा। सबसे 2 बड़ी कंपनी है। एनटीपीसी ने 1,60,000 करोड़ का, जबकि आर्सेलर मित्तल स्टील इंडिया लिमिटेड ने 1 लाख करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा जो और कंपनी है जो कि कैपिटल मार्केट में शुमार है, टोरेंट पावर है वो 48,000 करोड़ का निवेश करेगी। पावर फाइनेंस है वो 25,000 करोड़ का। ओएनजीसी है वो 11,800 करोड़ का, जबकि जीआईपीसीएल 7,900 करोड़ का। पावर ग्रिड है वो 15,000 करोड़ का, जबकि एचपीसीएल और एनएचपीसीएल 4,000 करोड़ का निवेश करेगी। आईओसीएल है वो 1,700 करोड़ का निवेश करेगी और अरविंद लिमिटेड है वो 3,000 करोड़ का निवेश करेगी। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेंट समिट भले ही 10 तारीख को शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही ये जो एमओयू की बौछार हो रही है और ये गुजरात सरकार भी चाहेगी कि सिर्फ ये कागज पर सीमित न रहे और हर कंपनी को हिदायत भी दी है कि वो जल्द से जल्द गुजरात में जब वाइब्रेंट समिट खत्म हो जाए तो अपना निवेश है वो उतारे। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एनटीपीसी और अरविंद लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी ये कहा कि अगले 4 साल में ये निवेश हम कर देंगे। तो बाकी सारी कंपनी है उनसे भी यही एक अपेक्षा रहेगी कि वो जितने भी एमओयू साइन करे वो निवेश आए। तो हम कह सकते हैं कि 2024 का बड़ा ट्रिगर जो लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी है वो गुजरात के रास्ते आएगी। और जो गुजरात सरकार ने टैगलाइन भी दी है कि फ्यूचर ऑफ द गेटवे, तो वाइब्रेंट समिट वाकई ही फ्यूचर ऑफ द गेटवे बनेगा। और आज के दिन इतना बड़ा एमओयू होना वो भी अपने आप में बड़ी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया केतन जी। और बढ़ते हैं आगे। वाइब्रेंट गुजरात शुरू होने से पहले जो निवेश मिले, एमओयू साइन हुए, उसमें एनटीपीसी सबसे बड़ा नाम है। 1,60,000 करोड़ का निवेश का वादा कंपनी ने किया है। कंपनी के रिन्यूएबल डिवीजन के सीईओ राजीव गुप्ता से खास बातचीत की है केतन जोशी ने। एनटीपीसी ने सबसे अधिक आज एमओयू साइन किया है गुजरात सरकार के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सीईओ राजीव गुप्ता साहब। सर बताइए कि आज हमने कितनी बड़ी एमओयू यहाँ पर साइन किए हैं और क्या करने वाले हैं गुजरात में हम? आज हमने 1,60,000 करोड़ के रकम का एमओयू साइन किया है और हमारा इसमें टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 20 गीगावाट पावर सेटअप करने का है। तो 5 गीगावाट हम सोच रहे हैं हाइड्रोजन सेक्टर के लिए और 15 गीगावाट हम सोच रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सर ये जो कैपेक्स है वो किस तरह से होगा और कितने समय में अंदाजा है कि हम ये कर पाएंगे? तो हमारी रिक्वेस्ट है इसमें गुजरात गवर्नमेंट से लैंड के लिए। तो जैसे ही हमें लैंड मिलता है तो इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स दैट इज़ व्हाट वी प्लान कि हम इस इन्वेस्टमेंट को अंजाम दे पाएंगे।
सर गुजरात में कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से एरिया में को सिलेक्ट किया है आपने? तो हमने अभी जो है बनासकांठा और भुज में हमने रिक्वायरमेंट इंडिकेट किया है। सो वी आर अवेटिंग द गवर्नमेंट्स अप्रूवल कि जब वो लैंड हमें मिल जाता है तो देन वी कैन स्टार्ट द एक्टिविटीज़। इसके अलावा भी हम आगे एनटीपीसी का कुछ भविष्य में देख पाएंगे गुजरात में? हाँ, सो दिस इज़ द बिगिनिंग एक्चुअली। ऑलरेडी हम 4.75 गीगावाट सोलर पार्क खावड़ा में हम वहाँ पे काम कर ही रहे हैं एंड दिस इज़ आवर सेकेंड फेज विच वी आर प्लानिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। बट आवर रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूज बिकॉज हमारा टोटल जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम वी शुड बी ए 60 गीगावाट कंपनी बाय 2032। So our requirement is huge. So this is just a beginning. So as the more land we are able to get, the more projects we will be able to add in the state of Gujarat. और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल केंद्र सरकार की बातचीत के बाद खत्म हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हिट एंड रन कानून से जुड़े सवालों पर मसलों पर बात की जाएगी। हालांकि हड़ताल का आज भी थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया, मगर जल्द ही सब कुछ पटरी पर लौटेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ट्रक ड्राइवर्स केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के नियमों को लेकर विरोध कर रहे थे। इससे करीब 10 राज्यों में चक्का जाम की स्थिति बन गई थी। पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी, बाकी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर भी असर पड़ा था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लंबे समय के बाद खुशखबरी सामने आई है। यहाँ नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। फिलहाल इन शावकों को बड़े बाड़े में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। खुद केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि जंगल में शावकों की आवाज़ गूंजी। ये जानकारी साझा करके खुशी हो रही है कि कूनो नेशनल पार्क में 3 नए सदस्यों का आगमन हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।